दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा गोरखा समाज के लिए यह स्पेशल वीडियो लाया हूं। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। हिमालय लोक यूट्यूब चैनल आने के बाद नेपाली तथा भारतीय गोरखा समाज के कई बंधुओं से यह सुनने को मिलता है कि गोरखा शब्द का अंतिम आखर खा यानी खां यानी खान है, जिसका अर्थ राजा होता है। और वे दलील देते हैं कि गोरखा समाज का गुरु गोरखनाथ या गोरक्षा से कोई संबंध नहीं है। और कई तो यह भी दलील देते हैं कि खस समेत गोरखा समाज में शामिल सभी जातियों का संबंध तिब्बत से है। कुछ यह भी कुतर्क देते हैं कि नेपाल के अंतिम शाह राजवंश का पहला राजा गोरखान था, जो कि तिब्बत से आया था और मुसलमान था। यानी उनका दावा है कि गोरखा का जो शाह राजवंश, जो अंतिम राजवंश था, वह भी खान यानी मुसलमान था, जो बाद में क्षत्रिय होगा। जबकि सच्चाई इसके उलट है, विपरीत है। और यह मैं यही बताने जा रहा हूँ। और यह भी साफ कर दूं कि नेपाल का शाह राजवंश मेवाड़ का क्षत्रिय था, खान नहीं। खास बात यह है कि इस तरह की भ्रांति में कई खस लोग भी शामिल दिखते हैं, जबकि ये सभी बातें सत्य से बहुत दूर हैं। इन सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही यह वीडियो लाया गया है। पहले तो यह बात जान लीजिए कि संपूर्ण तिब्बत में कभी भी इस्लाम धर्म नहीं रहा। वहाँ बहुत पहले से बौद्ध धर्म आ गया था और वहाँ के लोगों ने भी कभी भी खान टाइटल का प्रयोग नहीं किया। दूसरा सत्य यह भी है कि खान टाइटल का मुसलमानों से भी कोई लेना देना नहीं है। यह अलग बात है कि अब कुछ मुसलमान इस टाइटल को लगाते हैं। वैसे मैथिल ब्राह्मणों की शाखा भी खान सरनेम का प्रयोग करती है। और इतिहास साक्षी है कि मंगोलिया के लोगों ने सबसे पहले खान शब्द का प्रयोग किया था, जबकि वे मुस्लिम नहीं थे। आज भले ही खान शब्द को इस्लाम या एक धर्म विशेष से जोड़कर देखा जाता है, परंतु मूल रूप से खान शब्द का इस्लाम या मुस्लिम समाज से कोई पुराना संबंध नहीं है। खासतौर पर इस्लाम की सरजमी अरब और अरबी समाज संस्कृत से खान का कोई रिश्ता नहीं है। खान शब्द वास्तव में विश्व की प्राचीन भाषा संस्कृत का भी एक शब्द है। संस्कृत में खान का अर्थ होता है भूमि के भीतर खोदा गया गहरा गड्ढा, जहाँ से धातु, कोयला आदि निकाले जाते हैं। इस कार्य को खदान या माइनिंग भी कहते हैं। इसके अलावा खान शब्द का अर्थ खजाना या भंडार भी होता है। हम जैसे कह सकते हैं कि वह गुणों की खान है, यानी वह गुणों का भंडार है। इसी तरह मंगोल व तुर्की भाषा में खान शब्द राजाओं या सरदारों की उपाधि थी और इसका अर्थ तब स्वामी, सरदार, मलिक, कई गांव का मुखिया, धनी व्यक्ति आदि था। यह बाद में मुसलमानों, विशेष तौर पर पठानों के एक कुलनाम का सरनेम भी बन गया। खान शब्द को लेकर कई अवधारणाएं हैं। कहा जाता है कि दुनिया के लगभग 4 करोड़ लोगों के हत्यारे चंगेज खान को मंगोलों की सभा ने अपना सरदार घोषित कर उसे कागान की उपाधि दी थी। यह कागान शब्द आगे चलकर खान में बदल गया। कागान का अर्थ होता है सम्राट या सरदार। माना जाता है कि खान शब्द के मूल में मंगोल और चीनी संस्कृति का यही भाषाई आधार शामिल है। माना जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति संभवतः चीन के हान वंश से हुई। हान वंश ने 2 सदी ईसा पूर्व से लेकर 220 ईस्वी तक चीन में शासन किया। चीन के मध्य प्रांत शांक्सी से होकर गुजरने वाली हानसुई नदी के नाम पर चीन के हान वंश का नामकरण हुआ था। मंगोलों ने जब मध्य चीन के राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया, तब उपाधि के तौर पर उस क्षेत्र के हान वंश के नाम पर कुछ नए शब्द जैसे कागान, कागान, खाकान या कान सामने आए। चीनी भाषा का एक उपसर्ग है की, जिसमें महानता, सर्वोच्चता का भाव है। हान के पहले के जुड़ने से के हान यानी खान बन गया और इससे यह खान शब्द निकला। मंगोल भाषा में इन सभी नामों में शासक या सत्ता के सर्वोच्च पदाधिकारी का भाव रहा है। इसलिए माना जाता है कि खान शब्द
तुर्क मंगोल संस्कृत से उपजा शब्द है। यह जानना दिलचस्प है कि मंगोल चंगेज खान और कुबलाई खान मुसलमान नहीं थे। चंगेज खान चीन के शौमन पंथ तथा कुबलाई खान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। खान वंशावली को अंग्रेजी में खानेट कहा जाता है। इतिहास में कई खानेट दर्ज हैं जो 10वीं सदी से शुरू होते हैं, मसलन कारा खानेट या इलेक खानेट। इनमें से ज़्यादातर फारस या मध्य एशिया से लेकर सुदूर पूर्वी यूरोप के बल्गारिया तक फैले थे। सुदूर मंगोलिया और मध्य चीन में जन्मे खान शब्द की पहचान कभी मंगोल वंश के शासकों ने अपनी संप्रभुता की सबसे बड़ी पदवी के तौर पर गढ़ी थी। यह उसी तरह था जैसे कि भारत में स्वामी शब्द में शक्तिमान, पिता, पति अर्थात सर्वोच्चता के भाव नहीं थे। खान शब्द भी इसी भाव से विकसित हुआ था। एक अवधारणा यह भी है कि खान या खां मूल रूप से एक अल्ताई उपाधि है। यह शासकों और अत्यंत शक्तिशाली सिपह सालारों को दी जाती थी। समय के साथ तुर्की मंगोल कबूलों के माध्यम से पूरे मध्य एशिया में इस्तेमाल होने लगी। जब इस क्षेत्र के लुटेरों व आक्रमणकारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप, ईरान, अफगानिस्तान और अन्य क्षेत्रों पर लूटपाट करके अपने राज्य स्थापित करने शुरू किए तो खान शब्द भी यहाँ पहुंच गया। खान शब्द का एक और रूप खागान भी है। यह अर्थ है खानों का खान या खाने ना। महिलाओं के लिए इसकी समकक्ष जो उपाधि थी वह था खानम और खातून है। मंगोल जमाने के आरंभिक काल में खान का ओहदा बहुत कम लोगों के पास होता था, लेकिन समय के साथ क्या सम्राटों राजाओं ने अधिक से अधिक लोगों पर देने शुरू कर दिया था और यह शब्द साधारण शब्द बन गया। इतिहास में सबसे पहले काघान के तौर पर रुआन कबीले से जुड़े मंगोल शासक मुरुंग तुयुहुन का नाम भी दर्ज है, जो ईसा की दूसरी सदी के उत्तरार्ध में दक्षिणी मंगोलिया से सटे चीन की उत्तरी पट्टी का एक शासक था। खान उपाधि लगाने वाले शासकों के तौर पर सबसे व्यवस्थित वंशावली मंगोलिया के रुआन कबीले में मिलती है। इससे जुड़े कुछ नाम इस तरह हैं: क्योदोफा खान, इकुगाई खान, चिल्लिन खान, चू खान, फिमिंग दुन खान और तुहान खान। ये थे प्रारंभिक खान सरनेम जो कि सभी 3वीं सदी से 5वीं सदी तक चीन के उत्तरी हिस्से के शासक थे। ये मुसलमान नहीं थे। जानने लायक क्या है कि भारत, नेपाल, चीन और तिब्बत की सभ्यताओं के विकास के लंबे समय बाद ही इस्लाम धर्म का आविर्भाव हुआ था। 12वीं से 14वीं सदी तक भी चीन और मंगोलिया के शासक कागान या खाकान उपाधि धारण करते रहे और अनेक मंगोल कबीलों में यह शब्द राज्य प्रमुख के तौर पर अपनी पहचान बना चुका था। मुस्लिम शासक के तौर पर पहला खाकान क्रूर आतताई तैमूर लंग यानी तैमूर लंगड़े का उल्लेख मिलता है। हालांकि मंगोलिया और चीन में तैमूर लंगड़े के समकालीन कई खाकान थे जो बौद्ध, नवताओवादी, नव कन्फ्यूशियसवादी और शमन विचारधारा को मानने वाले थे। युआन वंश में भी कई खान हुए हैं। कुबलाई खान इस वंश का संस्थापक माना जाता है। मार्को पोलो ने अपने प्रसिद्ध यात्रा वर्णन में कुबलाई खान के बौद्ध होने और चीन में उसे खाकान कहे जाने वाले कई प्रसंगों का उल्लेख किया है। यह भी कहा जाता है कि खान शब्द कागान अथवा अरबी के खाकान से बना है, परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि यह शब्द अरबी का नहीं है क्योंकि इसका संबंध चीनी कुआं से ऐसा माना जाता है। मुसलमानों में सर्वप्रथम 10वीं सदी में मध्य एशिया के तुर्कों के एक वंश इलेक के लिए खान प्रयुक्त हुआ। 12वीं और 13वीं सदी में तुर्क लोग इसका प्रयोग राज्य के सर्वोच्च अधिकारी के लिए क्या करते थे। भारत में लुटेरे मुगल खाने खाना की उपाधि देने लगे थे। यह भी जानने लायक है कि भारत में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बाबर तक जितने भी मुस्लिम हमलावर, आक्रांता या लुटेरे आए, उनमें से अधिकतर के नाम के साथ सर नेम जो था वो खान नहीं था। मंगोल आक्रांता चंगेज खान के नाम में खान अवश्य आता है, परंतु वह मुसलमान नहीं था। उसका धर्म भी इस्लाम नहीं था बल्कि शौमन पंथ था। दरअसल चंगेज खान नाम के साथ सरनेम खान लगा होने से अधिकतर लोग यह मानते हैं कि वह मुसलमान था, जबकि ऐसा है नहीं। उसका असली नाम जो था वो तेमुजिद था। और अब असली मुद्दे पर आते हैं।
नेपाल और भारत के गोरखा जो खुद को खान शब्द से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि यह शब्द उस चंगेज खान से जुड़ा है जो कि 4 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार है। उसका नाम आते ही घृणा से मन भर जाता है। वह एक बहुत क्रूर शासक था। वह राक्षस समान था। अपने विजयी अभियानों के दौरान वह जिस भी क्षेत्र से जाता था, वहाँ के सभी शहरों को तबाह कर देता था और लोगों को मार डालता था, काट देता था। असहाय महिलाओं को हवस के लिए अपने साथ ले जाता था। इतिहास साक्षी है कि उस क्रूर राक्षस ने एक अनुमान के अनुसार अपने समय की 11% आबादी को मार डाला था, जो कि लगभग 4 करोड़ बनती है। उसकी बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने 1219 में ईरान पर हमला कर वहां की 75% आबादी का समूह नष्ट कर दिया था। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 साल का लंबा समय लग गया। उज्बेकिस्तान के शहर बुखारा और राजधानी समरकंद को उसे पूरी तरह जलाकर राख कर दिया था। बुखारा के 10 लाख की आबादी में से सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बच पाए थे। उस क्रूर और निर्दयी ने चीन की दीवार को भेद कर उसकी राजधानी बीजिंग पर भी हमला किया था और कब्जा किया था, और वहां भी उसने बड़ी संख्या में चीनी लोगों की हत्या कर दी थी। ऐसे क्रूर इंसान से कोई भी सभ्य समाज अपने को नहीं जोड़ना चाहेगा। यहाँ तक कि चीनी लोग भी उससे अपने को नहीं जोड़ते हैं, तिब्बती लोग भी नहीं जोड़ते हैं। यह जानना आवश्यक है कि आर्य, मंगोल, निग्रो आदि नस्ल से खुद को जोड़ना तो अलग बात है, लेकिन क्रूर और निर्दयी चंगेज खान से जोड़ना अलग बात है। मंगोल मूल के लोग यदि चीन, तिब्बत के किसी महान राजा से खुद को जोड़ते हैं तो यह अच्छी बात है, परंतु क्रूर और निर्दयी चंगेज खान से जोड़ने की बात भला कोई सोच भी कैसे सकता है। इसलिए यह बात सत्य है कि खान शब्द का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। भारत में मैथिल ब्राह्मण भी खान सरनेम लिखते हैं। जम्मू के हिंदू गुज्जर भी कभी खान लिखा करते थे। महाराष्ट्र में भी खानदेश नाम का एक क्षेत्र है। इसलिए गोरखा बंधुओं को यह भी जान लेना चाहिए कि नेपाल व भारत में खस, किरात, मेवाड़ आदि जातियां तो सदियों पहले तब से रह रही हैं जब मंगोल संभवतः कि जो मंगोल जो राज्य था उसका नाम और निशान भी नहीं था, और यहाँ तक कि इस्लाम का उदय भी उसके कई वर्षों बाद हुआ, और यहाँ तक सदियों बाद यह कह सकते हैं। इस तरह यह कहना 100% गलत है कि नेपाल के गोरखा या शाह राजवंश के लोग पहले खान थे। सच्चाई यह है कि यह शाह राजवंश चित्तौड़ से नेपाल आया था। नेपाल के पहले शाहवंशी राजा पृथ्वीनारायण शाह ने ही नेपाल का एकीकरण किया था और नेपालियों को गोरखा पहचान दी थी। वे नाथपंथी गुरु गोरखनाथ के भक्त थे। गोरखों में मंगोल नस्ल के हो सकते हैं, परंतु वे खान नहीं हैं, क्योंकि तिब्बत में भी खान नहीं होते हैं। आप लोग स्वयं भी इतिहास के पन्ने उलट पलट सकते हैं, और इस वीडियो में जो भी तथ्य मैंने सामने रखे हैं उनको लेकर आप सुझाव और कोई राय है तो अवश्य दे सकते हैं। और आशा है कि आपको यह मेरा लघु शोध पसंद आएगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसका टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इस चैनल में है। यूट्यूब में हम पहाड़ औला लिखते ही यह गीत आपको मिल जाएगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।